नमस्कार दोस्तों, मैं टर्न द बस की तरफ से आपको आपके कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक, जिसका पाठ समकालीन दक्षिण एशिया है, मैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज हम इस पाठ से जो भी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एक नक्शा से जो एक सवाल पूछा गया है, मैं वो आपसे चर्चा करूँगी क्योंकि एक ऐसा सवाल मुझे लगा है, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने कक्षा के लिए और क एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको नक्शों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। तो इसीलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जो भी अ, पाठ पढ़ रहे हो अपनी किताब में, तो आप उसमें से हर देश के बारे में जो जो भी देश का नाम आपके पाठ में लिया गया है, आप उस देश के बारे में जानें कि वो कहाँ पे किस महाद्वीप में स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए इस तरह के सवालों का जवाब देना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये पूरा उसी चीज़ के ऊपर ही सवाल है कि आपको जानना है कि कौन-सा देश कहाँ पे है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी करना है कि आप एक एक किताब आती है जिसका नाम होता है एटलस, उसमें सारी की सारी जितने भी नक्शे होते हैं विश्व के वो वहाँ पे दिए होते हैं। जित यानी कि हर महाद्वीप के नक्शे और कौन-सा देश कहाँ पे स्थित है और भी बहुत सारी भौगोलिक चीज़ें वहाँ पे दी होती हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप ये पुस्तक लें क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हर देशों के बारे में बताया गया होता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये सवाल है क्या और इसे कैसे हम इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे करना ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो इलाका है, ये कौन-सा इलाका है और ये कौन-से पार्ट का सवाल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो सवाल को पढ़ेंगे और फिर यहाँ की जो जानकारी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया लिखा है और यहाँ पे जो जानकारी है वो भी एक तरीके से कुछ देशों को लेकर ही पूछी गई है, तो इसका मतलब है कि ये दक्षिण एशिया वाले पार्ट से ही है जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे देखिए उन्होंने पहले से ही 5 देशों को चिन्हित कर दिया है ए, बी, सी, डी, ई के लेटर्स के साथ में और यहाँ पे उन्होंने नीचे में कुछ जानकारी दे दी गई है हर देश के लिए। तो अब हमको जब मान लीजिए हम ये जानकारी पढ़ते हैं पहला जो सवाल है, तो वो जिस भी देश के लिए मान्य है, तो हमें उसका बस जो लेटर जिस देश का वो है, हमें बस वो लिख देना है। तो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि अगर हमें जो पहला जो सवाल है उसका अगर मान लीजिए जवाब है डी यानी कि ये एक देश, तो हम उसके इसके सामने बस हम डी लिख देंगे, ठीक है? तो बस इतना सा हमें करना है। तो आपकी जो जो भी उत्तर पुस्तिका होगी, उसमें आपको जवाब जो इन्फॉर्मेशन यूज़ जो भी है, आपको उसमें 1, 2, 3, 4 करना है और साथ ही साथ एक लेटर लिखना है, जहाँ पे आपको बस इतना सा करना है कि आप उसमें तो आप उसके सामने उत्तर पुस्तिका में बस जो भी लेटर है, जो उस देश के लिए मान्य है, आप वो लिख देंगे। तो अब हम आइए शुरू करते हैं इस पूरे सवाल का जवाब देना। तो जो पहला जो सवाल है वो ये है कि इस देश में सैन्य या और इसके साथ-साथ जो लोकतांत्रिक सरकार है, ये दोनों ही रहे हैं आपस में। तो हमने पढ़ा था कि और एक बात है, जब भी हम ये सवाल के बारे में हम जब भी हम इस इन सवालों का उत्तर देंगे, तो आप सभी पाँचों ही जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपके सामने जो चयन को सवाल दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है सवाल को कठिन करने के लिए एक ऐसा सवाल दे दिया जाता है, जो शायद आपको लगे कि दोनों देशों के लिए ही मान्य है। तो इसीलिए आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इन सारे देशों में से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सैन्य और फिर जो लोकतांत्रिक सरकार है दोनों रही है। लेकिन अभी आप पूछेंगे कि ऐसा तो बांग्लादेश में भी था, तो बांग्लादेश इसका जवाब क्यों नहीं है? तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब भी सवाल जानेंगे पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने कहा कि सवाल पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 5वाँ सवाल है उसमें ये लिखा है कि ये जो देश है वो भारत की पूर्व देखो नीति का एक हिस्सा है। तो हम जानते हैं कि ये तो इसका जवाब तो है बांग्लादेश क्योंकि हमने बांग्लादेश के बारे में ही पढ़ा था कि वो भारत के पूरब देखो नीति का हिस्सा है। तो इसीलिए इसका जवाब पाकिस्तान होगा जो कि यहाँ पे है स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है? अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि डेमोक्रेसी
जो है लोकतंत्र है इस देश में 2006 में फिर से इसकी स्थापना की गई। तो हमने पढ़ा था कि नेपाल में भी 2006 में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे लोकतंत्र के लिए राजा के खिलाफ और फिर संसद वहाँ पे फिर से स्थापित कर दिया गया था। तो इसका जवाब होगा नेपाल, जो कि हम देख रहे हैं जो सी नेपाल यहाँ पे स्थित है, तो इसका जवाब होगा सी। तीसरा है कि इस देश में ये देश आज भी एक राजशाही है, तो ये इसका जवाब है भूटान, जो कि यहाँ पे है, क्योंकि भूटान में आज भी राजशाही है, लेकिन साथ-साथ वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार भी है। इस देश की संसद ने आपस में वोट करके ये निर्णय लिया कि इनके यहाँ पे ये मल्टी पार्टी सिस्टम को लाएँगे। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कई देश ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे बस 2 ही पार्टियाँ रहती हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल रहते हैं। जैसे कि भारत में सिर्फ़ कोई 2 पार्टी नहीं है बल्कि कई ज़्यादा पार्टियाँ हैं। तो वैसा उस सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम में इसका जो जवाब है वो होगा मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स ने ये निर्णय 2005 में लिया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। और मालदीव्स ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये मालदीव्स है और हमने पढ़ा था कि मालदीव्स एक टापू देश है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मालदीव्स यहाँ पे ही आएगा। और जो पहले ही मैंने आपको इस सवाल का जवाब बता दिया कि ये जो देश है वो भारत की अ, उत पूरब देखो नीति उसका हिस्सा है, जो म्यांमार से होकर गुज़रता है। तो इसका जवाब है बांग्लादेश और बांग्लादेश है यहाँ पे, तो इसके सामने आ जाएगा डी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया कि ये सवाल आपको कैसे इसका उत्तर लिखना है। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी कि आप कृपया कर अपने पाठ में जितने भी किताब में जितने भी राज्यों के नाम दिए गए हैं, जितने भी देशों के नाम दिए गए हैं, आप उनके बारे में, उनकी जो लोकेशन है, आप उसके बारे में पढ़िए। अब मैंने आपके लिए 6 सवाल पहले से ही ढूँढ कर निकाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। हम इनके जवाबों के बारे में जानेंगे और ये भी कि कैसे हमें इनका उत्तर लिखना है और आप ये भी कि आप कैसे इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है, वो ये है कि दक्षिण एशिया के देशों में ज़्यादा समस्याएँ कौन-सी हैं? तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है? क्योंकि ये 6 अंक का सवाल है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा आंसर लिखना है जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अंदर की गहराई में जाके आप इसका जवाब दे रहे हों। तो इसीलिए आपको पहले दक्षिण एशिया के कौन से देश आते हैं, आप वो लिख सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले ही पाठ में बताया था, पहले भाग में, कि दक्षिण एशिया पूरे विश्व का कितना भूभाग है और कितने प्रतिशत विश्व की आबादी यहाँ पे रहती है। आप ऐसे कुछ छोटी-मोटी 1-2 जानकारी बता सकते हैं। उसके बाद हम ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिससे एक देश के लिए नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों के लिए मायने रखता है। तो हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि हमने देखा कि कैसे दक्षिण एशिया के लगभग बहुत सारे देशों में सेना का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है। और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देश काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असमानताएँ हैं। और फिर यहाँ पे ये भी हम बता सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे पितृसत्ता काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मानी जाती है और औरतों के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पे औरतें इतना अच्छी नौकरी नहीं करती, औरतों को इतना आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि दक्षिण एशिया में ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा समुदाय रहते हैं, तो हमेशा उनके बीच में आपसी तनाव का एक खतरा रहता ही है, जैसा कि श्रीलंका में हमने देखा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये इलाका काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इस इलाके में 2 देश रहते हैं, भारत और पाकिस्तान, जिनके पास परमाणु हथियार हैं और जिनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं हमेशा से। तो ऐसी कुछ समस्याएँ हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप जब उत्तर दे रही होंगी तो आपको इनके बारे में ज़्यादा गहराई से बताना होगा और ये मैंने कह दिया, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा इसके उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि अ तपोवृत्ति की एक ऐसी समस्या है जो कि पूरा विश्व ही आज जूझ रहा है। तपोवृत्ति यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वज़ह से हम आए दिन अपने समाचारों में सुनते हैं कि किसी न किसी इलाके में बाढ़ आ गई है या फिर सुनामी आ गई है। तो हम इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र ना होने के पीछे कौन से कारण हैं? तो पाकिस्तान, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना ने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे शासन किया। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं? तो पहले हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान का जो समाज है वहाँ पे सेना और राजनेताओं और भूस्वामियों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो वो काफ़ी असमान समाज है। तो पहला हम ये बोल सकते हैं। दूसरा ये भी कि पश्चिमी देशों ने भी अपने हितों को साधने के लिए हमेशा वहाँ पे सेना का एक तरीके से बढ़ावा दिया।
और तीसरा ये भी है कि सेना पाकिस्तान की एक सबसे मज़बूत संस्था है, तो हमेशा पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि पाकिस्तान को सिर्फ़ वहाँ की जो सेना है वही मज़बूत और एक तरीके से संजो कर रख सकती है भारत के खिलाफ या फिर विदेशी ताकतों के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान में जो मानवाधिकार जो आंदोलन है या फिर जो प्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने हमेशा ताकत का इस्तेमाल करके उनको कुचलने की कोशिश करी है। ये कुछ निम्नलिखित कारण थे, लेकिन आप इसके अलावा भी आगे जा सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि हम समाज विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में कोई सिर्फ़ इतना ही जवाब नहीं होता, इससे भी कई ज़्यादा जवाब होते हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं तब उनको ज़रूर देख सकते हैं उनके बारे में। और अभी जो जो तीसरा सवाल है, वो ये है कि श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी इलाकों को कौन नियंत्रण करता था? तो क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही अंक का सवाल है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसमें हम बस ये लिखेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है हम बस वो लिखेंगे। तो इसका जवाब है एलटीटीई, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एल्लम। बस इतना हमें लिखना है। और चौथा सवाल है कि लोकतंत्र दक्षिण एशियाई देशों की पहली पसंद है। इस वाक्य को परिभाषित कीजिए। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों को कठिन लग सकता है। तो इसमें भी आप कुछ इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि हमने अभी तक पूरे पार्ट में पढ़ा कि कैसे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, इन तीनों ही देशों में लोकतंत्र के लिए मांग उठी, लहर उठी, खासकर नेपाल में और बांग्लादेश में। तो आप इन देशों का उदाहरण दे सकते हैं, उन देशों में जो भी घटनाएँ घटी। और फिर आप आपकी किताब में एक सर्वे भी दिया हुआ है। आप उसमें ज जिस जिसमें ज ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उन्हें लोकतंत्र ज़्यादा पसंद है, तानाशाही के खिलाफ या फिर सैन्य रूल के खिलाफ। तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। और पाँचवाँ सवाल ये है कि भारत-बांग्लादेश के बीच सहयोग एवं विवाद के ऐसे कुछ मुद्दे बताइए। तो इस सवाल का जब आप जवाब देंगे, तो अगर आप इन दोनों ही देशों को अगर आप अपने उत्तर पुस्तिका में अगर आप बना सकें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप थोड़ा-सा एक इतिहास का जो पर्सपेक्टिव है, आप वो भी अगर दें, तो वो भी काफ़ी सही होगा। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश की मदद करी थी 1971 की जंग में, उसे आज़ादी दिलाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने बंगालियों का दमन किया था। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि सहयोग के मुद्दे ये है कि ये दोनों ही देश विज्ञान हो या फिर जो भी हमारे आस-पास जो भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हों या फिर जो भी हम देखते हैं कि सांस्कृतिक मुद्दे हों, इन पर ये दोनों ही देश हमेशा सहयोग करते हैं। और फिर दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, पहला सवाल था कि बांग्लादेश जो है वो भारत की अम, पूर्व देखो नीति का एक बहुत बड़ा पहलू है। और जहाँ तक विवाद की बात है, तो विवाद भी इन दोनों देशों के बीच में रही है, जहाँ पे नदी को लेकर विवाद रहा है कि कौन-सी नदी कितने हद तक एक देश को रहेगी। फिर इस्लामिक कट्टरपंथी समुदायों का भी जो माफ़ कीजिएगा, जो बांग्लादेशी सरकारों ने जो समर्थन किया है भारत सरकार में, उसको लेके भी आपत्ति रही है हमेशा से। और फिर बांग्लादेश ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारतीय सेना को करने से मना कर दिया था पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँचने के लिए। तो ऐसी-ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फिर आखिरी सवाल जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा जाता है, वो ये है कि सार्क और साफ्टा के बारे में बताएँ, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? तो सबसे पहले तो आपको सार्क और साफ्टा की जो फुल फॉर्म है आपको वो बताने हैं, जो कि है सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्यों सार्क और साफ्टा का उद्देश्य क्या था, वो क्यों बनाए गए थे? तो इसका एक इतिहास का जो एक पर्सपेक्टिव है आपको वो देना है, ये कौन से साल में इनके ऊपर दस्तखत किए गए थे, ये क्यों बनाए गए थे और फिर इनमें कितने देश शामिल हैं। आप इन इस तरह की कुछ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आप चुनौती बोल सकते हैं इसके बारे में। तो चुनौती में हम जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो हमेशा ही दक्षिण एशिया के इकट्ठे जो विकास है उसमें बाधा रही है, क्योंकि हमेशा इन दोनों देशों के बीच के विवाद के ऊपर ही हमेशा हमारा सारा ध्यान चला जाता है। और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि भारत के इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, तो भारत को लेकर भी इस क्षेत्र के जो देश हैं वो मानते हैं कि भारत एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है। और फिर छोटे, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया में, वो बहुत से छोटे-छोटे देश हैं, तो उनको लगता है कि भारत साफ्टा जैसे संधियों के साथ में उनके बाज़ार पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा निम्नलिखित जो है चुनौतियाँ हैं, जिनके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में और पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दे हमेशा से ही समाचार में रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको
जो पूरा पाठ है आपको वो समझ में आया हो। पढ़ते रहिएगा, दक्षिण एशिया के बारे में ज़्यादा जानते रहिए और जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही आपको जानकारी मिलेगी और ज आपके सवाल एनसीईआरटी जो किताब है उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल दिए गए हैं, तो आप वो भी आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।